नमस्कार। आज के इस विशेष गहन विश्लेषण यानी एक इन डेप्थ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह सत्र कह सकते हैं कि एक मास्टर क्लास है उनके लिए जो भारतीय राजनीति को गहराई से समझना चाहते हैं, और विशेष रूप से जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, बीपीएससी, बीएसएससी या ऐसी ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। ये उनके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। और हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत पीडीएफ दस्तावेज है और हम उसका लाइन बाय लाइन डिकोडिंग करेंगे। एक भी बिंदु छूटेगा नहीं। हाँ, और ये विषय इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रस्तावना बस संविधान की किताब के शुरुआती पन्ने पर लिखे गए कुछ चंद शब्द हैं। बिल्कुल, एक फॉर्मेलिटी की तरह देखते हैं लोग उसे। एकदम सही, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं है। देखिए, ये पूरे के पूरे विशाल भारतीय संविधान का सार है, उसका एक तरह से निचोड़ है। ये वो वैचारिक नींव है जिस पर हमारे देश का पूरा कानूनी ढांचा खड़ा है। जो बात सैकड़ों अनुच्छेदों में कही गई है वो प्रस्तावना के सिर्फ एक पन्ने में समाये थे। जी, तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। प्रस्तावना की इस अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि संविधान के जो बड़े बड़े विद्वान रहे हैं उन्होंने इसे क्या नाम दिया है। और यहाँ से तो सीधे सवाल बनते हैं परीक्षाओं में। बिल्कुल बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गजेंद्र गडकर जी की। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी यानी की कहा है। कुंजी। इसका मतलब ये है कि जब भी न्यायपालिका को संविधान के किसी जटिल हिस्से की व्याख्या करने में परेशानी होती है तो वे निर्माताओं के असली इरादे को समझने के लिए इसी प्रस्तावना रूपी चाबी का इस्तेमाल करते हैं। या सबसे दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग विचारकों ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा। जैसे के.एम. मुंशी जी ने इसे एक बहुत ही अनोखा नाम दिया। उन्होंने इसे संविधान की जन्मपत्री या हॉरोस्कोप माना है। जन्मपत्री, ये काफी रोचक नाम है ना? अब जन्मपत्री का संदर्भ समझना जरूरी है। जिस तरह किसी इंसान की जन्मपत्री देखकर उसके भविष्य का अंदाजा लगाया जाता है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना को पढ़कर ये साफ हो जाता है कि स्वतंत्र भारत का भविष्य कैसा होगा, राष्ट्र का मूल चरित्र क्या है, ये सब इस जन्मपत्री में पहले से तय कर दिया गया है। बिल्कुल सही। और इसी कड़ी में नानी पालखीवाला जी का कथन आता है। उन्होंने प्रस्तावना को परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा है। आइडेंटिटी कार्ड। जैसे किसी संस्था में जाने पर आइडेंटिटी कार्ड उस व्यक्ति की पूरी पहचान बता देता है, वैसे ही ये पन्ना भारत के संविधान की पूरी पहचान दुनिया के सामने रखता है। वहीं ठाकुरदास भार्गव जी ने तो इसे सबसे ऊंचा दर्जा देते हुए संविधान की आत्मा या सोल कह दिया। और एक विदेशी विद्वान भी है, अर्नेस्ट बाकर, उन्होंने इसे की नोट का नाम दिया है। हाँ, परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इन नामों और विद्वानों का सही मिलान याद रखना सच में बेहद जरूरी है। एकदम। लेकिन देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटे तो तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी दिखता है। जिस संविधान सभा ने इस दस्तावेज को तैयार किया, उसे लेकर उस दौर में कुछ बहुत ही आलोचनात्मक टिप्पणियां भी हुई थीं। विवाद भी थे। हाँ, उदाहरण के तौर पर विस्काउंट साइमन ने उस समय की संविधान सभा को सिर्फ हिंदुओं की सभा यानी बॉडी ऑफ हिंदूज कहा था। और इसी तरह ग्रैंडविले ऑस्टिन की भी एक मशहूर टिप्पणी है। उन्होंने कहा था कि यह भारत का एक सूक्ष्म दल है या माइक्रो ग्रुप है। जी, यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि इन ऐतिहासिक टिप्पणियों का जिक्र किसी विचारधारा का समर्थन या विरोध करने के लिए नहीं हो रहा है। इतिहास और राजनीति विज्ञान के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें ये कथन सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तथ्यों को उनके मूल रूप में जानना ही विश्लेषणात्मक अध्ययन की पहली शर्त है। सही का। तो अब अगर प्रस्तावना की वास्तुकला या इसकी जो आधुनिक अभिलेख संरचना है उसकी बात करें तो इसे कितने भागों में बांट सकते हैं? इसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से 4 मुख्य स्तंभों में बांटा जा सकता है। पहला स्तंभ है शक्ति का स्रोत, दूसरा है शासन का स्वरूप, तीसरा है संविधान का उद्देश्य और चौथा है अधिनियम की तिथि। तो शुरुआत करते पहले स्तंभ से, शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना की पहली ही लाइन बेहद शक्तिशाली है, हम भारत के लोग। बिल्कुल नहीं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लोक प्रभुसत्ता यानी पब्लिक सॉवरेनिटी का स्पष्ट ऐलान है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में जो भी कानूनी या राजनीतिक शक्ति है वो किसी आसमान से नहीं उतरी है, ना ही किसी विदेशी सत्ता से मिली है। संविधान पूरे देश पर शासन करता है, लेकिन उस संविधान को वो ताकत सीधे भारत की जनता से मिलती है। और यही वो बिंदु है जो भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाता है,
जनता ही सर्वोपरि है। जी। अब इस नींव के बाद दूसरे स्तंभ पर आते हैं शासन का स्वरूप या नेचर ऑफ द स्टेट। यह हिस्सा तय करता है कि भारत नाम का यह राज्य आखिर कैसा होगा। और इसमें 5 बहुत ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे सॉवरन कहते हैं। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण या एक्सटर्नल कंट्रोल से पूरी तरह मुक्त है। फैसले लेने के लिए यह देश किसी अन्य महाशक्ति का मोहताज नहीं है। मतलब 1947 से पहले जो फैसले लंदन में बैठे अधिकारी लेते थे, अब वे फैसले नई दिल्ली में भारत की संसद लेगी। बिल्कुल, कोई भी बाहरी ताकत दबाव नहीं डाल सकती। एकदम सटीक। इसी कड़ी में जो दूसरा शब्द आता है वो अक्सर बहसों का केंद्र रहता है, समाजवाद यानी सोशलिस्ट। और भारत का समाजवाद दुनिया के बाकी देशों के समाजवाद से काफी अलग है। हाँ, भारत ने जो मॉडल अपनाया वो लोकतांत्रिक समाजवाद या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसकी जड़ें अहिंसा और चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। बिल्कुल। शीत युद्ध के दौर में दुनिया के कई अन्य हिस्सों में साम्यवादी समाजवाद या कम्युनल सोशलिज्म देखने को मिलता था, जिसका आधार अक्सर वर्ग संघर्ष, संपत्ति का जबरदस्त अधिग्रहण और कई मामलों में हिंसा होता था। जबकि भारत ने उस हिंसक रास्ते को नकार कर एक कल्याणकारी राज्य का सपना बुना। सही कहा। और इस भारतीय समाजवाद को कानूनी रूप से समझने के लिए 1983 का DS नकारा केस एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये केस परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। जी, इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद के 3 मुख्य लक्ष्य स्पष्ट किए थे। वे लक्ष्य क्या थे? पहला था जन्म से लेकर कब्र तक सुरक्षा, यानी क्रेडल टू ग्रेव सिक्योरिटी। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह एक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखे। दूसरा लक्ष्य था आय की असमानता को कम करना, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटा जा सके। और तीसरे लक्ष्य था मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना। बिल्कुल, इन 3 लक्ष्यों ने ही भारतीय समाजवाद को उसका असली और मानवीय चेहरा दिया है। बेहतरीन। शासन के स्वरूप में जो तीसरा शब्द आता है वो है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य या सरकार का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। नो स्टेट रिलीजन। जी, राज्य की नज़र में सभी धर्म समान हैं और सभी धर्मों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त हैं। इसके बाद चौथा शब्द है लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। जब भी लोकतंत्र की बात होती है तो 1863 में अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा याद आती है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में लोकतंत्र के प्रकारों को समझना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच का अंतर अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। हाँ, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट लोकतंत्र का मतलब तो सीधा सा है कि जनता खुद वोट करके कानून बनाए। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्से हैं, जहां आज भी जनता सीधे नीतियों पर मतदान करती है। लेकिन भारत जैसे विशाल और भारी आबादी वाले देश में हर कानून के लिए करोड़ों लोगों से सीधा मतदान कराना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसीलिए भारत ने अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया। यहाँ जनता सीधे कानून नहीं बनाती, बल्कि अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में जाकर जनता की ओर से शासन चलाते हैं। और इसी में एक और गहरी परत है, भारत का संसदीय लोकतंत्र बनाम अमेरिका का अध्यक्षीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री बनाम प्रेसिडेंशियल। हाँ, अगर इसे समझा जाए तो भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका यानी मंत्री और सरकार कोई अलग इकाई नहीं है। वो विधायिका यानी संसद के भीतर से ही निकलती है। जो मंत्री होते हैं उन्हें संसद का सदस्य होना ही पड़ता है। बिल्कुल। और इसमें एक दोहरी कार्यपालिका होती है, जैसे नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और सबसे अहम बात, ये कार्यपालिका हर हाल में विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल होती है। और अगर इसकी तुलना अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से करें तो वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। वहाँ कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। दोनों चक्र बिल्कुल अलग हैं। एकदम अलग। अब आते हैं शासन के स्वरूप के 5वें और आखिरी शब्द पर, गणराज्य या रिपब्लिक। अक्सर लोकतंत्र और गणराज्य को एक ही सिक्के के 2 पहलू मान लिया जाता है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा तकनीकी अंतर है। और वो तकनीकी अंतर राज्य के सर्वोच्च पद से जुड़ा है। भारत एक गणराज्य है, लेकिन ब्रिटेन एक परिपक्व लोकतंत्र होने के बावजूद गणराज्य नहीं है, बल्कि एक राजतंत्र है, मोनार्की है।
ऐसा इसलिए क्योंकि गणराज्य होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि देश का जो सर्वोच्च प्रमुख होगा वो एक निश्चित समय के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, इलेक्टेड हेड होगा। जैसे भारत में राष्ट्रपति का बाकायदा चुनाव होता है। इसके विपरीत ब्रिटेन में सर्वोच्च प्रमुख राजा या रानी होते हैं, जो वंशानुगत होते हैं। हेरिडिटरी हेड यानी सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही शाही परिवार में रहती है। तो हमने देखा कि शक्ति जनता के पास है और देश का स्वरूप संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये संविधान आम नागरिक को क्या देने का वादा करता है? यहीं से प्रस्तावना का तीसरा स्तंभ तस्वीर में आता है, संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें 4 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। शुरुआत करते हैं न्याय से, जस्टिस। प्रस्तावना में न्याय का जो विचार है वो 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। रशियन रेवोल्यूशन से? जी। और ये न्याय 3 प्रकार का है। पहला है सामाजिक न्याय, जिसका अर्थ है कि समाज में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा है आर्थिक न्याय, यानी आर्थिक कारकों के आधार पर न्याय सुनिश्चित करना। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, जिसका अर्थ है कि सभी वर्गों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। न्याय के बाद जो दूसरा महान उद्देश्य है वो है स्वतंत्रता, लिबर्टी। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका सही क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है। वो 5 प्रकार हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार यानी थॉट इंसान की आंतरिक स्वतंत्रता है, मन में चिंतन करने की आज़ादी। और जब वही विचार शब्दों, लेखों या संकेतों के माध्यम से बाहर आते हैं तो वो अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता बन जाती है। और आगे के 3 प्रकार किसी की वैचारिक और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े हैं। विश्वास यानी बिलीफ का संबंध किसी खास विचारधारा को मानने से है, चाहे वो विज्ञान हो या कोई शास्त्र। धर्म यानी फेथ सैद्धांतिक रूप से किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। और अंत में है उपासना, वर्शिप, जो उस धर्म को अपने दैनिक जीवन और व्यवहार में लाने की पूरी आजादी देता है। तीसरा उद्देश्य है समता, इक्वालिटी। प्रस्तावना 2 प्रकार की समता सुनिश्चित करती है, प्रतिष्ठा और अवसर की। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। जी, इसे संविधान के अनुच्छेदों से जोड़कर देखें तो अनुच्छेद 15 प्रतिष्ठा की समानता की बात करता है, जहां किसी भी प्रकार के भेदभाव को वर्जित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता की गारंटी देता है, ताकि हर नागरिक को सरकारी पदों तक पहुंचने का समान अवसर मिल सके। और आखिरी उद्देश्य है बंधुता, फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना। यह उद्देश्य एक बहुत ही गहरी बात कहता है कि व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का सीधा जुड़ाव देश की एकता और अखंडता के साथ है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के साथ। ये एक श्रृंखला की तरह है। जब तक हर एक व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित नहीं होगा तब तक राष्ट्र एक और अखंड कैसे रह सकता है? बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम इससे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया था। प्रस्तावना के स्रोतों को लेकर परीक्षाओं में एक बहुत ही रोचक सवाल बनता है। स्रोत यानी सोर्सेस? हाँ, प्रस्तावना को संविधान में शामिल करने का जो मूल विचार है, आइडिया, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना में जिस भाषा, लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है उसकी प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से संविधान से आती है। ये वैचारिक और भाषाई अंतर हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम इस चर्चा के सबसे रोमांचक और कानूनी रूप से सबसे जटिल हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रस्तावना के कानूनी विवाद। एक ऐसा सवाल जिसने दशकों तक भारतीय न्यायपालिका, संसद और पूरे देश को उलझाए रखा। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये पूरा सफर किसी थ्रिलर से कम नहीं है। इतिहास के 3 ऐतिहासिक मुकदमों का क्रमानुसार विश्लेषण इसे स्पष्ट करता है। शुरुआत होती है 1957 के मदन गोपाल केस से। इस केस में न्यायालय का फैसला आया कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, नॉट इन्फोर्सेबल, यानी कोई भी सिर्फ प्रस्तावना की पंक्तियों का हवाला देकर अदालत से अपना अधिकार लागू नहीं करवा सकता। इसके बाद आता है साल 1960 का मशहूर बेरुबारी केस। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है,
माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, लेकिन फैसला दिया कि ये संविधान का अंग नहीं है। नॉट अ पार्ट। और क्योंकि ये अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती। लेकिन भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा पल आना अभी बाकी था। 1973 में आता है केशवानंद भारतीवाद। सबसे ऐतिहासिक फैसला। इस केस ने बेरुबारी केस के फैसले को पूरी तरह पलट दिया। ये माना गया कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और क्योंकि ये संविधान का अंग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त रख दी। कोर्ट ने कहा कि संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं बदलना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। प्रस्तावना में जो आदर्श छिपे हैं, जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, ये सब उसी मूल ढांचे का हिस्सा हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। और इसी फैसले के कुछ ही साल बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42nd अमेंडमेंट। इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। परीक्षा के लिए ये तीनों शब्द और वर्ष याद रखना बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा को अंतिम रूप देने का काम करता है प्रस्तावना का चौथा और आखिरी स्तंभ, अधिनियम की तिथि। 26 नवंबर 1949। जी, 26 नवंबर 1949, जैसा कि प्रस्तावना में दर्ज है। एकदम सही। इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर एक दृश्य के रूप में समेटना हो तो इसे एक विशाल और मजबूत इमारत के रूप में देखा जा सकता है। एक इमारत की तरह। इस इमारत की जो सबसे निचली और मजबूत नींव है, वो है देश की जनता, हम भारत के लोग। और इस नींव के ऊपर जो 5 मजबूत खंभे खड़े हैं, वे हमारे शासन का स्वरूप हैं: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और उन 5 मजबूत खंभों के ऊपर जो छत टिकी हुई है, वो देश के नागरिकों को मिलने वाले 4 उद्देश्य है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। और इस पूरी इमारत के बिल्कुल बीचों बीच सुरक्षित रखा है हमारा संविधान। ये वास्तुकला अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देती है। वाकई, आज प्रस्तावना के हर एक शब्द और उसके कानूनी इतिहास को बहुत बारीकी से खंगाला गया है। लेकिन ये पूरी चर्चा एक विचार छोड़कर जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जो प्रस्तावना केवल एक पन्ने में सिमटी हुई है, उसने कैसे दशकों तक भारत जैसे विशाल और विविध देश की जटिलताओं और दिशा को इतनी मजबूती से बांध कर रखा है। क्या भविष्य में बदलते समाज के साथ इस मूल ढांचे की परिभाषा और भी विस्तृत हो सकती है? ये सचमुच एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को ज्ञान की इस यात्रा में शानदार सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।